Yes. So this is part 2 of Unit 4th chapter in Environment Science. This is water. है ना? Water it means essential for all life processes. सबके लिए ही जरूरत है पानी की. सबको ही जरूरत है पानी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है. तो essential for all life purposes, cell functions, photosynthesis and circulation. पानी सब जगह ही यूज होता है. स्कार्स इन डेजर्ट्स. स्कार्स इन डेजर्ट्स मीन्स जहाँ डेजर्ट्स है, जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पानी की कमी है. स्कार्स मैंने कमी. ठीक है. ओनली वाटर एफिशिएंट स्पीशीज सर्वाइव. वाटर एफिशिएंट स्पीशीज जो है वही सर्वाइव कर सकती हैं. लाइक कैमल जो है, कैमल रेगिस्तान में रुक सकता है क्योंकि इट कैन स्टोर द वाटर इन इट, है ना. इसीलिए फॉर एक्वेटिक स्पीशीज वाटर क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी. उनको क्वांटिटी से ज्यादा वाटर की क्वालिटी चाहिए होती है. इसीलिए एक्वेटिक स्पीशीज जो है पानी में सरवाइव करते हैं. पीएच उनका लेवल देखना होता है, उन्हें सैलिनिटी देखनी होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखनी होती है पानी में कितनी है, उस अकॉर्डिंग ही दे कैन सर्वाइव इन द वाटर. Freshwater fish can't live in salt water due to osmotic dehydration. जो फ्रेश वाटर में फिश रहती है वो फिश सॉल्ट वाटर में सरवाइव ही नहीं कर सकती. क्यों नहीं सरवाइव कर सकती? बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन. ये हो गया वाटर. देन आगे है लाइट. लाइट का देखो बेटा, सनलाइट इज क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉफ्स, एनर्जी सप्लाई टू द होल इकोसिस्टम. और उसके अफेक्ट क्या है? टेम्परेचर ऑफ रीजन, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, एनिमल बिहेवियर. एनिमल की बिहेवियर में, फ्लावरिंग इन प्लांट्स में जो है सनलाइट बहुत जरूरी है. एंड टेम्परेचर ऑफ रीजन, एक रीजन के टेम्परेचर के लिए भी सनलाइट का होना बहुत जरूरी है. अगर सनलाइट नहीं होगी तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना. तो यही बस है. फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है. इन डीप ओशियंस और डेंस फॉरेस्ट स्पीशीज अडेप्ट टू लो लाइट अवेलेबिलिटी. जो डीप ओशियंस है और जहाँ डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है, वहां स्पीशीज भी उस अकॉर्डिंग रहते हैं कि उन्हें लो लाइट अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ज्यादा लाइट उन्हें चाहिए ही नहीं होती. ठीक है. सो दिस इज अ रोल ऑफ लाइट. नाउ कम टू द सॉइल. सॉइल क्या है? फॉर्म्ड बाय क्लाइमेट, बेडरॉक, वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. सॉइल जो है इस अकॉर्डिंग फॉर्म होती है. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है जो अफेक्ट करती है? प्लांट की ग्रोथ को. अगर सॉइल बहुत अच्छी होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फटाफट ग्रो करेगा, फटाफट उसमें फ्रूट्स और वो अपने एक मेच्योर लेवल पे जल्दी जल्दी ग्रो करेगा. एनिमल टाइप सपोर्टेड स्पेशली इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. हाँ, जो पानी में, आप समुंदर में भी आपने देखा होगा, वहां पे भी मतलब प्लांट्स वगैरह होते हैं. तो वो बोल रहे हैं एनिमल टाइप्स सपोर्टेड स्पेशली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. और सॉइल की प्रॉपर्टीज में भी टेक्सचर, उसका पीएच. ठीक है. पीएच देखा जाता है कि ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, ये पीएच से हो गया रिलेटेड. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिनरल कंटेंट, मिनरल कितने हैं, एंड डेप्थ. ठीक है. ये सब. फिर देखो उन्होंने एक टेबल कंपैरिजन के थ्रू बेटा मैंने आपको बताया है. प्रोड्यूसर्स जो हैं बायोटिक हैं, वो क्या काम करते हैं? मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड केमिकल्स. ये एग्जाम्पल दे देनी है, प्लांट्स, एल्गाe एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब कंज्यूमर्स में आओ. कंज्यूमर्स भी बायोटिक है, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, एनिमल्स और इंसेक्ट. ठीक है. फिर आ गया डिकम्पोजर. डिकम्पोजर भी बायोटिक होता है, लाइक ब्रेक डाउन वेस्ट एंड डेड मैटर. ठीक है. डिकम्पोजर क्या क्या करता है? वेस्ट को धीरे धीरे खत्म करता है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ये. फिर आगे है टेम्परेचर. टेम्परेचर अबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग है. तो ये क्या करता है? अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब फिर आ गया वाटर. वाटर में अबायोटिक है, नीडेड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, मोर इंपॉर्टेंट इन डेजर्ट्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. फिर लाइट. लाइट भी अबायोटिक है, एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड बिहेवियर. सनलाइट इन फॉरेस्ट और ओशियंस. फिर सॉइल है, सपोर्ट प्लांट्स लाइफ एंड बेंथिक एनिमल्स, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल. ये इसके एग्जाम्पल है सॉइल के. फिर आगे देखो, अडेप्टेशन रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स.
ठीक है, अडेप्टेशन क्या है? रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स में species survive in particular ecosystem because they are adapted to the abiotic factors like temperature, water, light, and nutrients. फिर these adaptations can be physiological, morphological, and behavioral. ये सब बताया है उन्होंने। ये कौन कौन सी एडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, एंड बिहेवियर है। फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंड बिहेवियर्स किस में रिलेटेड है? एक्शंस और हैबिट्स पे। ठीक है। फिर आगे है अडेप्टेशन टू टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे अडेप्टेशन होती है? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में फाउंड इन स्पीशीज लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। इसमें वो वाले स्पीशीज आते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल में सील्स, पेंगुइन्स, उनके बहुत शॉर्ट लिम्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, एंड थिक फैट लेयर्स टू कीप वार्म। और फैट लेयर्स जो होती है वो बहुत मोटी होती है ताकि टू कीप वार्म, ताकि वो गर्म रह सके। देन बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशंस में क्या है? व्हेन स्पीशीज अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर। ठीक है, पॉलर बियर हार्बिनेट इन विंटर। पॉलर बियर भी विंटर्स में रहते हैं, हार्बिनेट हो जाते हैं, मतलब विंटर में वो सो जाते हैं और जब समर्स आती है तब वो लोग जाके अपना मतलब अपना इन्वायरमेंट में रहते हैं, लाइक इधर उधर मूव करते हैं। बट हाइबरनेट इन विंटर, हाइबरनेट मीन डीप स्लीप में चले जाते हैं विंटर्स में। एक साइबेरियन बर्ड्स होते हैं माइग्रेट टू वार्मर एरियाज। और साइबेरियन बर्ड्स क्या होते हैं? साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो वार्मर एरियाज में चले जाते हैं जब बहुत ही विंटर्स पड़ती है। इट मीन्स दे हैव बिहेवियरल अडेप्टेशन। उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। देन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स आती है। ठीक है, देखो रेगुलेटर्स में वार्म ब्लडेड में मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एग्जांपल ह्यूमन मैमल्स यूज स्वेटिंग टू कूल डाउन, शिवरिंग टू वार्म अप। ये कन्फर्मर्स में कोल्ड ब्लडेड आते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द इन्वायरमेंट, इंक्लूड 99% ऑफ द स्पीशीज, रेप्टाइल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर आगे है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या है? एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर अप टू ए लिमिट, देन बिहेव लाइक रेगुलेटर्स। कहता बिहेव की तरह, रेगुलेटर की तरह ये लोग बिहेव करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को उस अपनी एक लिमिट तक सेट कर लेते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स में। ठीक है, फिर देखो अडेप्टेशन टू वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी में किस तरह से अडेप्ट करते हैं जो प्लांट्स हैं? देखो स्पीशीज लिविंग इन डेजर्ट्स एंड ड्राई रीजन शो यूनिक अडेप्टेशंस। कैसे? जो कंगारू है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है, और सरवाइव मंथ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, लाइक कैमल की तरह ही हो गया। ठीक है, गेट वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग स्टोर्ड फैट। वाटर कहाँ से लेता है? जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टोर्ड फैट है, जो उसकी बॉडी के अंदर फैट है, उससे वाटर ले लेता है। एंड प्रोड्यूस हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन टू रिड्यूस वाटर लॉस। और क्या करता है? हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि वाटर लॉस जिसका काफी कम होता है। मतलब उसका हर तरह से उसकी बॉडी ही ऐसे बनी है। फिर आ गया डेजर्ट प्लांट्स। प्लांट्स में कैक्टस एंड ओपिनटिया। ठीक है, ओपिनटिया में क्या है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। लीव्स जो हैं वो एक कंडे की तरह बनाए गए हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द स्टेम। फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू हो जाता है। स्टेम क्या होता है? तना। ठीक है, हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन को भी प्रिवेंट करता है क्योंकि इसकी वैक्सी क्यूटिकल्स होती है। ठीक है, इसकी प्लांट की शेप ही ऐसे होती है। ठीक है, हाँ। फिर आगे है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज के क्या क्या असर है? स्पीशीज आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक अबायोटिक कंडीशंस
If these conditions change due to pollution, climate change, species may not survive. Species survive ही नहीं होंगी. Not just individual species, but entire communities help maintain environmental balance. ठीक है. कहते हैं पूरी इंडिविजुअलीज ही नहीं सारे बट एंटायर कम्युनिटी हेल्प मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस. सारे ही जो है इन्वायरमेंटल को मेंटेन करने के लिए बैलेंस करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है. फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. फिर इकोसिस्टम सॉरी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में क्या आएगा देखिए. प्रोडक्शन, decomposition, energy flow and nutrient cycling. तो ये 4 key process है. These process ensure that species get food, shelter and suitable living condition. ये processes जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि स्पीशीज को प्रॉपर फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और उनकी लिविंग कंडीशंस जो है वो सूटेबल है. कौन सी की है? प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अब प्रोडक्शन पे हम देखो कैसे बोलेंगे. प्रोडक्शन का हम क्या एक्सप्लेन करेंगे. इकोसिस्टम नीड कांस्टेंट एनर्जी सोलर टू फंक्शन. कह रहे इकोसिस्टम को एक कांस्टेंट एनर्जी सोलर एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स ट्रैप सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस. वो सनलाइट को जो प्लांट्स है सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. दिस ट्रैप्ड एनर्जी सपोर्ट्स ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स. सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है जो एनर्जी उन्होंने स्टोर करी होती है. सो ये प्रोडक्शन के थ्रू काम होता है. मेजरिंग प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम. प्रोडक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं इकोसिस्टम के थ्रू. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. फिर एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है. ये क्या करती है? एनर्जी लेफ्ट फॉर कंज्यूमर्स आफ्टर प्लांट्स यूज सम ऑफ देयर ऑन रेस्पिरेशन. इसका फॉर्मूला है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर. आर क्या है? ऑन रेस्पिरेशन. ठीक है. प्लांट्स यूज सम ऑफ देयर ऑन रेस्पिरेशन. फिर नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है एनएसपी. वो क्या है? ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर स्पीशीज ओवर टाइम. कंज्यूमर स्पीशीज कैसे बढ़ते रहते हैं, वो है एनएसपी. एनएसपी क्या हो गया हमारा? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू B1 - B2. अब B1 माइनस B2 में क्या आएगा? देखो वेयर B1 क्या है? बायोमास एट टाइम T1. B2 क्या है? बायोमास एट टाइम B2 T2 सॉरी. ठीक है. सो नेट इकोसिस जे B1 माइनस B2 आएगा. बायोमास एट टाइम एंड बायोमास एट टाइम, ये द B1 माइनस B2. अब नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी NEP आ गया. ये क्या है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इकोसिस्टम आफ्टर ऑल respirations by producers and consumer is subtracted. फॉर्मूला क्या है? NEP इज इक्वल टू GPP माइनस RE. RE क्या है? RA इज इक्वल टू RH. और RH क्या है? ये बेटा फॉर्मूलेज हैं, ये आप याद कर लेना अच्छे से. रेस्पिरेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड रेस्पिरेशन ऑफ हीट्रोट्रॉप्स. ठीक है. ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे. इसमें फॉर्मूलाज कोई ज्यादा उन्होंने ना मेजर इंपॉर्टेंस दी है. फिर आगे है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी किस में मेजर की जाती है? ग्राम M2 में, ईयर में, ड्राई बायोमास में. और एनर्जी कंटेंट में KJ M2 और ईयर, ये लगा के प्रोडक्टिविटी को वो मेजर करते हैं, काउंट करते हैं. डिकम्पोजिशन अब नेक्स्ट स्टेप आ गया. डिकम्पोजिशन में क्या है? व्हाट इज डिटेरिटस. डिटेरिटस क्या है? डिटेरिटस इज इक्वल टू नेचुरल वेस्ट इन इकोसिस्टम. जो नेचुरल वेस्ट है हमारे इकोसिस्टम में, डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉलन लीव्स हो गए, है ना, एक्सक्रीटा, ट्विग्स, ये सब ये डिकम्पोजिशन है, नेचुरल वेस्ट है ना.
और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, रिलीज न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, ये मिट्टी में दोबारा न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करती है, और प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठी होती है उसको बचाती है, उसको खत्म करती है ये। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करती है मिट्टी में, और टॉक्सिक वेस्ट जो है उसको ये मतलब ज्यादा कम से कम होने देती है इकट्ठा। वाई डज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्यों करी जाती है, देखो, डन बाय डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर करते हैं। डेट्रिटस फीडर क्या है, इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है, अर्थवॉर्म है। ठीक है, आपको पता है ये जो छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स है ये सब खाद बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं मिट्टी में। ये मिट्टी को उतना ही, कहते हैं कि ना, मिट्टी को उतना ही न्यूट्रिएंट बनाते हैं, मिनरल्स देते हैं उसमें। तो ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में कौन से स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर पीसेस में खत्म करती है। लीचिंग, लीचिंग क्या है, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स वर वॉश्ड इनटू द सॉइल, जो हम वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जब हम मिट्टी में उनको वॉश करते हैं तो वो फटाफट पानी में आसानी से घुल जाते हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या आएगा, माइक्रोबस यूज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन complex material into simpler form, सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, कैटाबॉलिज्म। फिर ह्यूमिफिकेशन है, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस है, ह्यूमस मीन्स नमी, जिसको नमी बोलते हैं, ये नमी होता है ह्यूमस, अ न्यूट्रिएंट रिच डार्क सब्सटेंस। फिर मिनरलाइजेशन है, ह्यूमस इज ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल्स बाय माइक्रोवेव्स। ठीक है, फिर मिनरल्स ये डिस्चार्ज करते हैं, रिलीज करते हैं इन सॉइल। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को असर करती हैं। फास्टर में वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट्स, निट्रोजन रिच मटेरियल, ये सब जो है अफेक्ट करती हैं। और स्लोअर में कौन कौन से जो स्लो स्लो करते हैं, कोल्ड, ड्राई, ऑक्सीजन, पुअर कंडीशंस, मटेरियल विद चिटिन और लिग्निन, ये सब जो चीजें हैं ये स्लो इम्पैक्ट डालती हैं। फास्टर इफेक्ट क्या डालते हैं, वार्म मॉइस्ट और क्लाइमेट्स, ये सब। ठीक है, तो आगे हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक मिनट। फ्लो ऑफ एनर्जी भी करवा देती हूँ, देखो, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, ये सबको पता है। ओनली 2 and 10% ऑफ द सनलाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाउ एनर्जी फ्लोज, एनर्जी कैसे फ्लो होती है, प्रोड्यूसर्स में हर्बीवोरस से जाती है। ठीक है, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, और कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में चली जाती है। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होता है, जो शाकाहारी है। ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी, और उसके बाद टॉप कार्निवोरस पे चल जाती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन की कितनी टाइप्स है, जीएफसी एंड डीएफसी। जीएफसी में ग्रेजिंग फूड चेन है, और डीएफसी में डेट्रिटस फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, जब स्टार्ट फ्रॉम लाइव प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से ही शुरू होती है। और डिट्रिटस क्या है, स्टार्ट फ्रॉम डेड मैटर्स लाइक लीव्स एंड डेड एनिमल्स, यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डीएफसी कैरीज मोर एनर्जी देन जीएफसी, डीएफसी ज्यादा एनर्जी कैरी करता है कंपेयर टू जीएफसी। ठीक है, देन फूड वेब आ गया, मल्टीपल फूड चेन्स लिंक्ड टुगेदर, बहुत सारी फूड चेन आपस में मिली हुई हैं, shows real feeding relationships and help track impacts of population changes. लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो में क्या है, 10% लो है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इज कंजर्व्ड। सेकेंड लॉ में क्या है, नो एनर्जी कंजर्वेशन इज 100% एंड मोस्ट एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, बहुत सी एनर्जी हीट के थ्रू खत्म हो जा रही है।
ठीक है, कोई भी एनर्जी 100% एफिशिएंट नहीं है। सेकेंड लॉ ये बताता है, और फर्स्ट लॉ ये बताता है एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी को बचा के रखा हुआ है। 10% लॉ क्या बताता है? 10% लॉ ये बताता है 10% ऑफ एनर्जी ही पास होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये आज के लिए इतना। अब हम कल पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, ये हम कल पढ़ेंगे अब। राइट, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके स्नेहा, टेक केयर बेटा। बाकी आप इसके डायग्राम जरूर बुक में से देख लेना, वो ज्यादा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। राइट, हाँ, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।